Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और 1858 के बाद के ब्रिटिश भारत के इतिहास पर हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दौर को समझने की कोशिश करेंगे जब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया था, और हम खास तौर पर तीन बहुत ही प्रभावशाली वाइसरॉय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, उनके कार्यकाल और उनकी नीतियों पर बात करेंगे। हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक चैप्टर 12 और यूपीएससी के पिछले सालों के पेपर्स में जो ट्रेंड्स दिखे हैं उन पर आधारित है। जी बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम घटनाएं दोहरा दें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन वाइसरॉयों के जो फैसले थे उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, मतलब प्रशासनिक ढांचे को कैसे मजबूत किया, और साथ ही शायद अनजाने में ही सही भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे और हवा दे दी। ये जो दौर है ना 1857 के बाद का, इसे ब्रिटिश राज का हाई नून भी कहते हैं, मतलब चरम का समय। और ये विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ प्रशासनिक सख्ती थी, सेंट्रलाइजेशन था, तो दूसरी तरफ भारतीयों में एक राजनीतिक चेतना, एक असंतोष भी बढ़ रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉर्ड लिटन से। इनका कार्यकाल था 1876 से 1880 तक, और उनका दौर आते ही मतलब कुछ बड़े और कह सकते हैं विवादास्पद कदमों के लिए जाना जाता है। ये वही समय था जब भारत एक बहुत भयानक अकाल 1876 से 78 वाला उससे जूझ रहा था। लाखों जाने गई थी उसमें। हाँ, और सोचिए, इसी भयानक अकाल के बैकग्राउंड में 1877 में लिटन ने दिल्ली में एक बहुत ही भव्य शानदार दरबार लगाया। ये दरबार लगाया गया था रॉयल टाइटल एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद यानी भारत की सम्राज्ञी घोषित करने के लिए। ये एक तरह से ब्रिटिश पावर का खुला प्रदर्शन था। लेकिन उस वक्त जब लोग भूख से मर रहे थे। बिल्कुल, उसी समय ये शान शौकत, इसने भारतीयों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा, क्षोभ पैदा किया। हालांकि ये भी है कि लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, मतलब फैमिन कमीशन बनाया जरूर था। अच्छा। पर उसकी सिफारिशों पर अमल बहुत धीमा रहा और साफ था कि प्राथमिकताएं कहीं और थीं। ये कॉन्ट्रास्ट तो वाकई चौंकाने वाला है। और फिर लिटन ने कुछ ऐसे कानून भी लागू किए जिनका निशाना सीधे भारतीय थे, खासकर जो नई नई उभर रही थी भारतीय पत्रकारिता। मेरा इशारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 की तरफ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। वर्नाक्युलर यानी स्थानीय भारतीय भाषाएं। तो इस एक्ट का सीधा मकसद था कि जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार हैं उनका गला घोटा जाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सरकार की नीतियों की, खासकर जैसे अकाल प्रबंधन में जो लापरवाही हुई या दूसरे जो दमनकारी कदम थे, उनकी खुलकर आलोचना कर रहे थे। और सबसे ज्यादा भेदभाव वाली बात क्या थी? ये कानून इंग्लिश प्रेस पर लागू नहीं होता था। ओहो, सिर्फ भारतीय भाषाओं के लिए? जी हाँ। इसीलिए इसे गैगिंग एक्ट भी कहा गया, मतलब मुंह बंद करने वाला कानून। ये सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला था, वो भी नस्ली आधार पर। मतलब सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, खासकर अगर वो भारतीय भाषाओं में हो। और इसी कड़ी में अगला कदम क्या था? आर्म्स एक्ट 1878। बिल्कुल। इस कानून से क्या हुआ कि भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना या उनका व्यापार करना ये क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब आपराधिक जुर्म बन गया। लेकिन यहाँ भी वो नस्लीय भेदभाव साफ दिखता था। यूरोपीय लोगों और एंग्लो इंडियन लोगों को इस कानून से छूट मिली हुई थी। अच्छा। जी, ये एक तरह से भारतीयों को अपमानित करने जैसा था, उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन मानने जैसा। इससे उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची और गुस्सा भी बढ़ा। लिटन की नीतियां सिर्फ भारत के अंदर तक ही सीमित नहीं थी, शायद उनकी विदेश नीति खासकर अफगानिस्तान को लेकर वो भी काफी चर्चा में रही और महंगी भी साबित हुई। हाँ, लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति एक आक्रामक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी। उनका मानना था कि रूस का प्रभाव मध्य एशिया में बढ़ रहा है, तो उसे रोकने के लिए अफगानिस्तान पर ब्रिटिश कंट्रोल मजबूत होना चाहिए। और इसी सोच के चलते हुआ दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला। और इसका खर्चा? ये युद्ध न सिर्फ बहुत खर्चीला था,
बल्कि इसका पूरा आर्थिक बोझ भारतीय खजाने पर डाल दिया गया, जिसका असर सीधे सीधे आम भारतीय टैक्सपेयर्स पर पड़ा। तो कुल मिलाकर देखें, लिटन का कार्यकाल ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वो सबसे कठोर, सबसे प्रतिक्रियावादी चेहरा दिखाता है। लिटन का ये जो दमनकारी दौर था और उसने जो कड़वाहट पैदा की, उसके बाद ब्रिटेन में शायद सियासी हवा बदली। ग्लैडस्टोन की लिबरल सरकार आई सत्ता में और उन्होंने 1880 में लॉर्ड रिपन को वाइसरॉय बनाकर भारत भेजा। और रिपन का रवैया कहते हैं लिटन से एकदम अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल। रिपन एक लिबरल सोच के थे। उनका मानना था कि भाई भारतीयों का विश्वास जीतना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना जरूरी है। वो लिटन की पॉलिसीज के जो नेगेटिव इफेक्ट थे उन्हें समझते थे और उन्होंने कोशिश की कि उन्हें पलटा जाए। इसीलिए उन्हें अक्सर अच्छा रिपन या रिपन द गुड भी कहा जाता है। उन्होंने आते ही कुछ महत्वपूर्ण सुधार वाले कदम उठाए। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इससे भारतीय भाषाओं के प्रेस को फिर से वो आज़ादी मिली और भारतीयों के बीच एक पॉजिटिव मैसेज गया कि हाँ, सरकार बदलने से नीतियों में भी बदलाव आ सकता है। इसके बाद उन्होंने जो इंडस्ट्रियल मजदूर थे उनकी दशा सुधारने की दिशा में भी पहल की और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट पारित करवाया। इस फैक्ट्री एक्ट में क्या खास था उस समय के हिसाब से? देखिए, ये एक्ट बहुत ज्यादा व्यापक तो नहीं था और मुख्य रूप से चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने पर फोकस था। जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए गए। फिर भी ये भारत में लेबर लॉज की दिशा में पहला कदम था। अच्छा। इसने पहली बार मजदूरों की सुरक्षा और उनकी वर्किंग कंडीशंस पर सरकारी ध्यान खींचा। लेकिन रिपन को जिस काम के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है मेरे ख्याल से वो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। निश्चित रूप से 1882 में स्थानीय स्वशासन पर उनका जो प्रस्ताव था वो एक मील का पत्थर माना जाता है। इसे अक्सर भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, ऐसी स्थानीय संस्थाओं को डेवलप किया जाए और उनमें चुने हुए नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। मतलब भारतीयों की भागीदारी बढ़े। हाँ, रिपन का मानना था कि इससे भारतीयों को पॉलिटिकल और पब्लिक एजुकेशन मिलेगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां संभालना सीखेंगे। हालांकि इन बॉडीज को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब वित्तीय स्वायत्ता बहुत कम दी गई थी। फिर भी ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी रिपन ने कुछ किया था। हाँ, उन्होंने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक एजुकेशन कमीशन बनाया जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। इस कमीशन का काम था कि 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसके बाद देश में शिक्षा की क्या प्रगति हुई है उसका मूल्यांकन करे। हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन के विकास और उसके मैनेजमेंट को लोकल बॉडीज मतलब जिला और नगर बोर्डों को सौंपने की सिफारिश की ताकि स्थानीय स्तर पर ध्यान दिया जा सके। जी, ताकि स्थानीय भाषाओं और जरूरतों पर ध्यान दिया जा सके। इसने सेकेंडरी एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने और महिला शिक्षा पर भी जोर दिया। रिपन के ये सारे कदम तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल का अंत एक बड़े विवाद से जुड़ा है, इल्पर्ट बिल विवाद। ये क्या मामला था? हाँ, यहाँ आकर ब्रिटिश लिबरलिज्म का उदारवाद का असली चेहरा सामने आता है और बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। 1883 में रिपन की काउंसिल के एक सदस्य थे लॉ मेंबर सर कर्टनी इल्बर्ट। उन्होंने एक बिल पेश किया। इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय जज और मैजिस्ट्रेट हैं उन्हें यूरोपियन नागरिकों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। अच्छा, पहले ये अधिकार नहीं था? नहीं, उस समय तक क्रिमिनल केस में कोई भारतीय जज किसी यूरोपियन का मुकदमा नहीं सुन सकता था, चाहे वो कितना भी सीनियर क्यों ना हो। ये सरासर नस्लीय भेदभाव था। इल्बर्ट बिल इसी को खत्म करना चाहता था, यानी न्याय व्यवस्था में बराबरी लाने की कोशिश। फिर इस पे विवाद क्यों हुआ? हंगामा क्यों खड़ा हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि भारत में जो अंग्रेज और दूसरे यूरोपियन लोग रह रहे थे उन्होंने इसे अपनी नस्लीय श्रेष्ठता, अपनी रेशियल सुपीरियरिटी पर हमला माना। उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई काला आदमी उनके शब्दों में उनका ट्रायल करे, उनका विचार करे।
जो चाय बागान मालिक थे, व्यापारी थे और दूसरे यूरोपियन थे, वो सब एकजुट हो गए। उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। संगठित विरोध? हाँ, पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने डिफेंस एसोसिएशन बनाई, चंदा इकट्ठा किया, इंग्लैंड में लॉबिंग की, रिपिंग के खिलाफ तो बहुत अपमानजनक अभियान चलाया। इसे श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटनी भी कहा जाता है। और इस संगठित विरोध का नतीजा क्या निकला? सरकार झुकी? नतीजा ये हुआ कि इतने भारी दबाव में रिपन सरकार को झुकना पड़ा और बिल को बदलना पड़ा, संशोधित करना पड़ा। संशोधित बिल में ये प्रावधान डाल दिया गया कि अगर कोई भारतीय जज किसी यूरोपियन का मुकदमा सुन रहा है तो वो यूरोपियन अभियुक्त जूरी द्वारा सुनवाई की मांग कर सकता है और उस जूरी में कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। तो फिर तो बिल का मकसद ही खत्म हो गया। बिल्कुल। नस्लीय समानता तो स्थापित हो ही नहीं पाई। ये रिपन के लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी हार थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस पूरे एपिसोड ने भारतीयों को दो बातें सिखा दी। पहली कि ब्रिटिश न्याय और निष्पक्षता के जो दावे हैं उनके पीछे नस्लीय अहंकार कितना गहरा बैठा हुआ है, और दूसरी कि अगर एकजुट होकर संगठित तरीके से विरोध किया जाए तो उसका असर होता है, भले ही वो विरोध इस केस में नेगेटिव मकसद से किया गया हो। मतलब अंग्रेजों से ही सीखा कि विरोध कैसे करना है। हाँ, एक तरह से भारतीयों ने सीखा कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। इसी अनुभव ने भारतीय राष्ट्रवादियों को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की प्रेरणा दी, और इसी का नतीजा हम कुछ ही साल बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखते हैं। तो रिपन का दौर मतलब उम्मीदों और फिर मोहभंग का दौर रहा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और सदी के आखिर में आते हैं लॉर्ड कर्जन पर। इनका कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। कर्जन एक बिल्कुल अलग तरह के प्रशासक थे। कहते हैं बेहद काबिल थे, ऊर्जावान थे, लेकिन उतने ही कट्टर साम्राज्यवादी और निरंकुश भी थे। सही कहा। कर्जन कुशलता मतलब एफिशिएंसी के पुजारी थे। उनका मानना था कि भारत पर ब्रिटिश शासन भारतीयों के भले के लिए है और इसे जितना हो सके उतना कुशल, उतना एफिशिएंट और सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इसमें भारतीयों की भागीदारी या उनकी राय वो ज्यादा मायने नहीं रखती थी। इसी सोच को हितैषी निरंकुशता या बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म कहा जाता है। मतलब हम तुम्हारे भले के लिए शासन कर रहे हैं, तुम बस चुपचाप हमारे निर्देश मानो। हाँ, कुछ वैसा ही। उन्होंने प्रशासन के लगभग हर डिपार्टमेंट में सुधार के नाम पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें, जैसे 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। हाँ, ये कर्जन की सोच का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए, रिपन ने स्थानीय निकायों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम एक्ट के जरिए उसमें चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी और नॉमिनेटेड अंग्रेज सदस्यों की मेजॉरिटी बना दी। नतीजा ये हुआ कि कई राष्ट्रवादी भारतीय सदस्य जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भावना पर सीधा हमला था। लेकिन कर्जन ने कुछ ऐसे काम भी किए जिनकी तारीफ भी होती है, जैसे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाया गया था। बिल्कुल। 1904 का प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट कर्जन के पॉजिटिव कामों में गिना जाता है। इस कानून ने भारत की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, पुरातात्विक स्थल हैं या वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण, उनकी मरम्मत और रख रखाव के लिए पहली बार एक सिस्टमैटिक ढांचा तैयार किया और इसके लिए सरकारी फंड भी दिया। आज भी भारत की कई हिस्टोरिकल हेरिटेज को बचाने का श्रेय इस एक्ट को जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कर्जन ने बड़ा दखल दिया था। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसका क्या उद्देश्य था? कर्जन का मानना था कि भारतीय यूनिवर्सिटीज, खासकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, राष्ट्रवादी और सरकार विरोधी गतिविधियों के गढ़ बन गए हैं। वो उन्हें ज्ञान की फैक्ट्रियां नहीं बल्कि देशद्रोह की फैक्ट्रियां, फैक्ट्रीज ऑफ सेडिशन जैसा कुछ मानते थे। इसलिए इस अधिनियम के जरिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी कम कर दी और उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। जो सीनेट होती थी यूनिवर्सिटी की मेन बॉडी, उसमें सरकार द्वारा नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और सरकार को सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों को वीटो करने या बदलने का अधिकार मिल गया। जो एफिलिएटेड कॉलेज थे उन पर भी शर्तें कड़ी कर दी गईं। तो राष्ट्रवादियों ने विरोध किया होगा इसका? नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण का प्रयास माना गया। इसके अलावा
कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग भी बनाया था। जी। उसी की सिफारिशों पर प्रांतीय पुलिस सेवा बनी और सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी CID की स्थापना हुई। जी। सेना का मॉडर्नाइजेशन भी हुआ लॉर्ड किचनर के नेतृत्व में। कर्जन हर क्षेत्र में ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत और प्रभावी बनाना चाहते थे। लेकिन कर्जन का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा जिस घटना से जुड़ा है वो है 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आधिकारिक तौर पर तो कहा गया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं। हाँ, कहा तो यही गया कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा है, उसमें आज के बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सब शामिल थे। तो तर्क ये दिया कि इतना बड़ा है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए उसे संभालना मुश्किल है, इसलिए प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए इसे बांटना जरूरी है। लेकिन असली मंशा क्या थी? क्या ये वही फूट डालो और राज करो वाली नीति का हिस्सा था? बिल्कुल। ये अब लगभग सभी मानते हैं कि प्रशासनिक सुविधा सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद राजनीतिक था। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का नर्व सेंटर था, गढ़ था, और वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता भी काफी मजबूत थी। कर्जन और ब्रिटिश नौकरशाही इस बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना से, इस एकता से चिंतित थे। उन्हें लगा कि अगर बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, एक मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और असम जिसकी राजधानी ढाका बनाई, और एक हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, तो इससे राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाएगी। अच्छा, तो ये सीधी सीधी डिवाइड एंड रूल की रणनीति थी? जी हाँ, बिल्कुल। और इस विभाजन का असर क्या हुआ? क्या कर्जन अपने मकसद में कामयाब रहे या उल्टा हुआ? असर उनकी उम्मीदों के ठीक उल्टा हुआ। बंगाल विभाजन ने जैसे पूरे देश में, खासकर बंगाल में, राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। इसके विरोध में जबरदस्त जन आंदोलन शुरू हुआ। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, स्वदेशी अपनाने की शपथ ली, विरोध सभाएं हुईं, प्रदर्शन हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान आमार शोनार बांग्ला लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इस आंदोलन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी नई दिशा दी और उसमें गरम दल मतलब उग्रवादी राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ा। हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की कोशिश ने कई बार उल्टे उन्हें और करीब ला दिया। हालांकि ये भी सच है कि आगे चलकर अंग्रेज इसमें कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन अंततः इतने बड़े और तीव्र विरोध के कारण 1911 में ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। तो ये थीं इन 3 महत्वपूर्ण वायसरायों की कहानियां और उनकी नीतियां, लिटन, रिपन और कर्जन। चलिए, अब जो मुख्य बातें हैं उन्हें संक्षेप में दोहरा लेते हैं, जो शायद परीक्षा के नजरिए से भी महत्वपूर्ण हो। पहला, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लिटन का, और उसका निरसन 1882 में रिपन द्वारा। दूसरा, इल्बर्ट बिल विवाद 1883, जिससे नस्लीय भेदभाव सामने आया और संगठित विरोध का महत्व पता चला। तीसरा, लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और चौथा, बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति का स्पष्ट उदाहरण और स्वदेशी आंदोलन का ये कारण बना। और अगर हम इन घटनाओं को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ गहरे निष्कर्ष भी निकलते हैं। पहला तो ये कि इस दौर ने ब्रिटिश नौकरशाही के उस इस्पाती ढांचे मतलब स्टील फ्रेम को और मजबूत किया, यानी इंडियन सिविल सर्विस ICS की वो कठोर संरचना जो पूरे भारत पर शासन कर रही थी और जिसमें भारतीयों की भूमिका बहुत कम थी, कर्जन ने इसे और सख्त बनाया। सही बात है। दूसरा, इस दौर ने खासकर रिपन और इल्बर्ट बिल वाले मामले ने भारत में ब्रिटिश उदारवाद के जो विरोधाभास थे उनको उजागर किया। मतलब दावे तो बराबरी और सुधार के थे, लेकिन जैसे ही नस्लीय हितों पर चोट हुई वो उदारवाद पीछे हट गया। सही बात है। और तीसरा, लिटन की जो दमनकारी नीतियां थीं और खास तौर पर कर्जन के जो कदम थे, प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने वाले और बंगाल विभाजन जैसे, उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद को न सिर्फ और ज्यादा संगठित और मुखर बनाया, बल्कि उसे क्या कहते उग्रवादी या गरमपंथी दिशा की ओर भी धकेला।
तो अनजाने में ही सही, इन वाइसरॉयों के कामों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जमीन को और मजबूत कर दिया। गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको लिटन, रिपन और कर्जन के दौर की जो जटिलताएं हैं उनको समझने में मदद मिली होगी। जाते जाते आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये जो 3 वाइसरॉय थे, जिनके एकदम अलग अलग दृष्टिकोण थे, लिटन की कठोरता, रिपन का सुधारवाद और कर्जन की कुशल निरंकुशता, इन विपरीत दृष्टिकोणों ने भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद के चरित्र को, उसकी रणनीतियों को और उसके नेताओं की सोच को गढ़ने में किस तरह की भूमिका निभाई होगी। जरूर सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.